1 माइनस का इसमें क्या के समान 0 हो जाए माइनस 1 का साइन होता है तो प्लस का हो जाएगा तो हम जब आप करोगे माइनस 1 प्लस आएगा माइनस 1 सिंपल रहेगा और उधर कैपिटल करेक्शन आएगा। गुड इवनिंग बच्चों, जो आपका ई बोले z बराबर आज आप लोगों को अब इस चैनल पे आप लोगों को हिंदी से संबंधित सभी आपका जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी सिलेबस है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे प्रतिदिन या किसी दिन गैप हो जाएगा। उसके अलावा आपको पूरा आपका जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से विस्तार रूप से आप सबको मिलेगा। आज चलिए हम जैसे हिंदी में अभी सबका टॉपिक क्या होता है, ग्रामर का। तो हिंदी में आप लोगों को हम ग्रामर आज सबसे पहले बताएंगे। उसमें क्या क्या चीजें हैं जो सामान्य हिंदी के लिए। सामान्य हिंदी में आपका ग्रामर का जो टॉपिक है वहां से 30-35 नंबर आपको मिलता है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें सबसे पहले आप जानोगे संधि प्रकरण। पहला टॉपिक है आपका संधि प्रकरण। दूसरा है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक शब्दों में सूक्ष्म अंतर। अगला टॉपिक है आपका अनेकार्थी शब्द। आप नोट कर लीजिए, अभी इसको विस्तार से बता रहे हैं आपको। अगला टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला टॉपिक है विभक्ति पहचान। शब्दों की विभक्ति पहचान। अंतिम टॉपिक आपका वाक्यों में त्रुटि मार्जन। आगे फिर आपका आता है, इसी में ये तो हुआ संस्कृत से संबंधित, और इसी में आता है हिंदी का काव्य। काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें आपकी 3 चीजें आती हैं, रस, छंद, अलंकार। और एक अंतिम टॉपिक है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे पत्र लिखते हो। जैसे आपको पत्र लिखना होता है, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी माध्यम से आपको पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे आप सपोज दैट आप कहीं बैंक में जाते हो, तो बैंक में कोई कुछ संबंधित कार्य करवाना होता है, तो आप किस तरह से कहा जाता है कि एक एप्लीकेशन दीजिए। तो एप्लीकेशन का मतलब वही आप पत्र लेखन आप तब जान पाओगे जब आपको उस पत्र लेखन का तरीका पता होगा कि उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, हमें अपनी बात को रखने के लिए उसमें क्या समस्या है, उसको हम उसमें एक लाइन में उस वाक्य को लिखते हैं, तो उससे उसी के आधार पे पूरा पत्र
लिखा जाता है, मतलब हमारा निवेदन क्या है उसमें वो चीजें होती है। जैसे सबसे पहले चर्चा हम करेंगे संधि प्रकरण। संधि क्या है, संधि के प्रकार कितने हैं, वो सारी चीजें आपको सब जानने की आवश्यकता नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, स्वर संधि है। जैसे संधि है तो संधि 3 होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ये 3 संधियां हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ आपको पढ़ना है स्वर संधि। सामान्य हिंदी के लिए आपको केवल स्वर संधि ही पढ़नी है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको अगर पढ़ना है तो आगे के जो वीडियोज होंगे उसमें आप उसको देख सकते हो, क्योंकि साहित्यिक हिंदी में वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। लेकिन अभी सामान्य हिंदी साइंस वर्ग के बच्चों के लिए यही उनका ग्रामर पोर्शन है, यही इतनी चीजें उनको तैयार करनी, जिसमें नंबर 1 संधि प्रकरण, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर का मतलब क्या है कि आपके सामने परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे कि जिनका आपको लगेगा कि इसका अर्थ समान है, लेकिन बहुत थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे शब्द दे दिया, 2 शब्द दिया, जैसे लिख दिया बेटा प्रसाद, दूसरा दे दिया प्रसाद, तो इसमें दोनों का अर्थ क्या है वो आपको अलग अलग बताना होता है। जैसे एक प्रसाद का मतलब होता है जो खाने वाला प्रसाद होता है, कहते हैं लीजिए भगवान का प्रसाद आप खा लीजिए, उसका मतलब क्या होता है, कृपा। प्रसाद का मतलब क्या होता है, कृपा। आप लीजिए भगवान का यह प्रसाद है, आप इसको खाइए, इससे आपको उनकी कृपा लगेगी। और दूसरे प्रसाद का अर्थ है महल। तो दोनों प्रसाद देखने में लग रहा है कि सेम है, लेकिन बहुत सूक्ष्म अंतर है दोनों में, तो वो चीजें आपको विधिवत बता दी जाएंगी। आगे देखो, अगला टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है कि शब्द एक हो बेटा, उसके अर्थ अलग अलग, एक ही शब्द के कई अर्थ हों। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे आप ले लीजिए, आप एक यमक अलंकार का उदाहरण पढ़े हो और जानते भी हो, जैसे कनक शब्द है। तो अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या हुआ, जैसे कनक शब्द है तो इसका 2 अर्थ आप लगाते हो। एक लगाते हो सोना, दूसरा अर्थ लगाते हो धतूरा। दूसरा अर्थ आप क्या लगाते हो, एक अर्थ सोना, दूसरा धतूरा। उसी तरह से आपको और अनेकार्थी वाले शब्द मिलेंगे। जैसे उदाहरण आप ले लीजिए, बहुत सरल सा शब्द है अंबर। इसमें आप कहते हो सर जी अंबर का मतलब हुआ आकाश और अंबर का अर्थ हुआ वस्त्र। तो क्या है ये, कहने का मतलब अनेकार्थी शब्द। इसमें आपको 10 से 15 शब्द लिखवा दिए जाएंगे और 100% परीक्षा से बाहर वो नहीं रहेगा, ये गारंटी रहेगी हमारी। अगला टॉपिक आप देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब कि बेटा इसमें क्या होगा, एक बड़ा सा वाक्य लिखा रहेगा जिसका हम एक अर्थ में ही, मतलब एक शब्द में उस पूरे वाक्य का अर्थ समेट दें। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि अजात शत्रु शब्द है, ये शब्द है अजात शत्रु, लेकिन ये किसका शब्द है, इसका पूरा वाक्य क्या होगा, जिसका कोई शत्रु ना हो। मतलब कि जिसका कोई शत्रु ना हो
उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। अब इसमें जान लो बेटा, कैसे जानोगे अजात शत्रु का मतलब? कभी भी जान लीजिए कि जैसे शत्रु का अर्थ आपको पता है, शत्रु होता है, दुश्मन होता है। आ का मतलब होता है, आ एक निषेध अर्थक शब्द है जिसका मतलब होता है ना, किसी भी दुनिया का किसी भी कोई भी शब्द होगा हिंदी का, अगर उसमें आ लगा रहेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि शब्द को नकारात्मक के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे मर का अर्थ हुआ मरना, आमर जो ना मरे, तो उसी तरह से अजात शत्रु, शत्रु का अर्थ हुआ शत्रु, आ का मतलब हो गया नकारात्मक, जात में होता है पैदा होना। कभी भी किसी भी शब्द में अगर जा का प्रयोग हुआ तो आप समझ लीजिए उसका मतलब होता है पैदा होना या उत्पन्न होना। जैसे अभी हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे जल शब्द है बेटा, तो जल में आपने जा लगा दिया, अब दो शब्द बन गया। जल का मतलब क्या हुआ? पानी, और जा का मतलब हो गया उत्पन्न। जा का मतलब उत्पन्न, उत्पन्न का मतलब हुआ कि पैदा। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों शब्दों को मिला दें तो शब्द क्या बन जाएगा? जलज। जलज किसका पर्यायवाची शब्द हो गया? ये हो गया कमल का। जलज किसका पर्यायवाची शब्द हो गया? कमल का। तो उसी प्रकार जान लीजिए कि अगर किसी भी शब्द में जा का प्रयोग हो जाएगा तो उसका अर्थ होता है उत्पन्न होना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो गया? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। शब्द जैसे आपको ले लीजिए, मान लीजिए कि एक शब्द दूसरा ले लेते हैं जानने के लिए। जैसे कि इंद्र को जीत लिया है जिसने, उसके लिए क्या कहा जाएगा? वाक्यांश के लिए देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब ये पूरा वाक्य हो गया, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा? ये इंद्र जीत। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इंद्र जीत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम दूसरे शब्द पे चर्चा करते हैं। दूसरा टॉपिक आपका क्या है? शब्दों में विभक्ति पहचान। आपको अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आपको सभी विभक्तियां याद करनी होंगी, और मैं आपको विभक्तियां कैसे याद करनी है वो तरीका आपको बता दिया जाएगा। ज्यादा नहीं है, 2-3 विभक्तियां जो भी हैं वो आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगी। मैं पहचानने का तरीका बता दूंगा आपको कि जैसे परीक्षा में मान लीजिए पूछ लिया कि जगत शब्द का तृतीय विभक्ति या जगत शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको पहचान करके लिखना होगा। तो कभी भी जान लीजिए कि जैसे जहां पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो, जैसे जगत शब्द है, तो ये सबसे पहले जानिए कि इसका रूप कैसे चलेगा। जगत शब्द रूप है, अंत में ता लगा है ना, तो ये इसका रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तकारांत। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होता कि अकारांत क्या है, इकारांत क्या है, उकारांत क्या है, ऋकारांत क्या है, तकारांत क्या है, नकारांत क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी शब्द लें, जैसे हम कोई भी शब्द रूप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए नदी है, दूसरा शब्द है राजन है, तीसरा शब्द है जगत है, तो इसका मतलब क्या हुआ? या मान लीजिए जैसे राम है, ये राम लिखा गया है। देखो जरा, अब आपसे पूछ लिया कि ये अंत क्या होता है, जो आप लोग देखते हो अकारांत इकारांत होता क्या है, जान लो बेटा। जैसे राम लिखा गया तो आप राम कह रहे हो, राम का मतलब क्या? आपने राम कहा, माँ के बाद आपको उच्चारण क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। माँ के बाद आपको क्या मिल रहा है? आ। इसका मतलब ये हो गया अकारांत। ठीक, आगे है। अब यहीं पे अगर जैसे आपने राम पढ़ा, अकारांत हो गया। दूसरा है नदी, नदी शब्द
आपको क्या मिल रहा है, ई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ईकारांत। यहाँ अंत में आपको बड़ी ई मिल रही है, इसलिए क्या हो गया, ईकारांत। अब अगला शब्द है राजन। यहाँ पे आप देखो हलंत लगा है, अगर यही हलंत ना होता तब ये अकारांत हो जाता। अगर शब्द में अक्षर में हलंत लगा है तो इसका मतलब अभी वह अक्षर पूर्ण रूप से पूरा नहीं बना हुआ है, इसलिए वो आधा ही माना जाता है, ये ना है। इसका रूप क्या हो जाएगा, नकारांत। अगला है आपका जगत है, ता में यहाँ हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तकारांत। आई बात समझ में? कहने का मतलब अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत ये क्या होगा है। पूरे केवल जितना टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेटा 10 टॉपिक आधे आधे घंटे का 10 दिन का वीडियो रहेगा। आप लोग देखना और पूरा 35 नंबर जो भी ग्रामर का जितना रहेगा पूरा आपको 100% मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विभक्ति पहचान के विषय में हम बता देंगे, जैसे कि जो आपको शब्द विभक्तियां पढ़ाई जाएंगी उसमें आपको क्या विभक्तियां हैं, कैसे हम पहचानेंगे, वो आपको हम ट्रिक बता देंगे, तरीका। इसमें तृतीया होती है, इसमें चतुर्थी होता है, इसमें पंचमी होता है, इसमें षष्ठी होता है। वाक्य में त्रुटि मार्जन। त्रुटि मार्जन का मतलब आपके समुच्चार वाक्य रहेगा, उसमें से आपको पहचान करके लिखना होगा कि सही वाक्य क्या है। जैसे जानने के लिए आप समझ लीजिए, जैसे लिखा गया वाक्य लिखा गया वहां पर मेरा पुस्तक पढ़ा है। अब देखो इसमें त्रुटि क्या है वही पहचान करके लिखना होगा। आपके सामने ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब आपको लग रहा होगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि वहां पर मेरा पुस्तक पढ़ा है। नहीं, यहाँ पे अगर आप जब इसको शुद्ध करोगे तो क्या लिखा जाएगा, वहां पर मेरी पुस्तक रखी है। आपको पहचान करना होगा कि शुद्ध कैसे है, अशुद्ध। और ये शुद्ध अशुद्धियां आप कैसे जानोगे कि इसके लिए आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के विषय में जानना होगा कि कहाँ पे किस जात के लिए पुल्लिंग का प्रयोग, किस जात के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग करना होता है। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से शब्द वो स्त्रीलिंग हैं, कौन से शब्द पुल्लिंग हैं, उसको तब जानोगे जब उसका आप वाक्य प्रयोग करोगे। पुस्तक शब्द तो नपुंसक लिंग है, पुस्तक शब्द में दिक्कत नहीं है, आप पहचान कर सकते हो। पुरुष जात के लिए पुरुष का प्रयोग और स्त्री जात के लिए स्त्री का प्रयोग, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में 2 ही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में होता है नपुंसक लिंग। अब काव्य सौंदर्य के तत्व आ जाइए। ये क्या होता है, काव्य सौंदर्य के तत्व। तत्व का मतलब होता है भाग। काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए ही काव्य सौंदर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे ये शरीर है, शरीर में व्यक्ति का सबसे अहम भाग क्या है कि आत्मा। आत्मा जब शरीर से निकल जाएगी तो आपका शरीर नीरस हो जाएगा। उसी प्रकार से जो काव्य होता है, काव्य में उसकी आत्मा होती है रस। अगर किसी भी काव्य से रस को निकाल दिया जाए तो वह काव्य नीरस हो जाता है, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। रस का मतलब क्या होता है, रस का मतलब ही होता है आनंद, मीठा। अरे भाई घर पे देखो रस का कैसे जानते हो कि ये रस है, मीठा है,
कैसा है, उसमें शक्कर डालते हो अच्छा लगता है, कहते हो ये रस बन गया। उसी तरह से जब कोई काव्य आप पढ़ते हो तो अगर काव्य में आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी तो उस काव्य को पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी। छंद क्या होता है? छंद में जान लीजिए कि जैसे वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद है और मुक्तक छंद है, लेकिन आपके सिलेबस में बस आपको दो ही पढ़ना है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। ठीक है। अलंकार आ जाइए। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है सजना संवरना। जैसे व्यक्ति अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकृत होता है, अपने आप को सजाता है, उसी तरह से काव्य में जो कवि थे वो उन काव्यों को अलंकृत करने के लिए, सजाने के लिए उसमें शब्दों का बार बार प्रयोग कर दिए, वर्णों का बार बार प्रयोग कर दिए, वही उस काव्य का अलंकार है। जैसे कि कहीं पे कोई वाक्य लिखा गया है, उस वाक्य में कोई वर्ण 2-3 बार आ जाए तो वह वाक्य बड़ा ही सुंदर दिखता है। उसी तरह से तो अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण, सजावट। शब्दों की सजावट को साहित्य में अलंकार कहा जाता है। पत्र लेखन अंतिम टॉपिक है आपका, 9 नंबर का आता है परीक्षा में कि आपको पत्र लिखना है। जैसे कैसे आप जानोगे कि पत्र लिखना है? जैसे आपके गांव की कोई समस्या है, बरसात का समय था, गांव में बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है, जल भराव हुआ है, और कोई गांव के 4 लोग आपको आए कि भैया एक डीएम के नाम, जिला अधिकारी के नाम पे एक आप पत्र लिख दीजिए। आपसे पूछें आप किस क्लास में पढ़ते हो, फला क्लास में, कहें एक पत्र लिख दो, आपको तरीका नहीं पता है। आज हम आपको वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे जब भी पढ़ाया जाएगा, पत्र लेखन का टॉपिक बहुत सुंदर तरीके से बता दिया जाएगा। कभी आप जीवन भर पत्र लिखने की शैली भूलोगे ही नहीं। पत्र लेखन में क्या होता है? जैसे जिला अधिकारी के नाम पे आपको पत्र लिखना है तो आप कैसे करोगे कि जैसे आप वहां ऊपर सबसे पहले शीर्षक बनाओगे, सेवा में पैराग्राफ चेंज करके श्रीमान जिला अधिकारी महोदय प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जो भी जिस जिले के हैं उस जिले का आप नाम करोगे। उसके बाद नीचे एक होता है विषय, आप कहना क्या चाहते हो, आपका निवेदन क्या है। तो विषय आप लिखने के बाद उसमें आप जैसे आप विषय में डाल दीजिए कि गांव की सफाई है, हमारे गांव में बड़ी समस्या है, जल भराव हुआ है, पक्की नालियां नहीं है, जिससे अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो उस प्रकार से आप वहां टाइटल बना करके उसके बाद अपनी समस्या नीचे लिखते हो कि महोदय ऐसा सबने निवेदन है कि हमारे गांव में वर्षा ऋतु के जल भराव होने के कारण, मीन्स आप अपनी सारी पीड़ा, विरह, वेदना उसमें आप मेंशन करते हो, तो वह पत्र प्रभावी होता है। लेखन शैली के ऊपर ही, लेखन शैली के ऊपर ही पत्र की जो लेखनी है उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड रहता है कि आप उस पत्र में अपनी इतनी पीड़ा भर दीजिए कि अगला अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आपका उस पे न्याय करने के लिए वो तत्पर हो जाए। बस आज इतना ही, आपका ये सारा टॉपिक आपको बता दिया गया। अब इसमें आगे आपको अगले दिन हम सबसे पहले संधि प्रकरण ही पढ़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट की क्लास रहेगी और 30 मिनट में आपको स्वर संधि पूरा एकदम गर्दा हो जाएगा और पूरा आप तैयार भी कर लोगे। और उसमें आपको केवल 15 से 20 शब्द मैं बताऊंगा स्वर संधि के अंतर्गत, जैसे दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्ध संधि है, यण संधि है, अयाद संधि है। यही 5 संधियां आपको उसमें पढ़नी है। वैसे तो और संधियां उसमें 3 और होती हैं, जैसे पूर्व रूप है, पर रूप है, और एक होता है कि संधि का ही रूप वही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसमें जैसे स्वर संधि के अंतर्गत आपको दीर्घ में मैं 4 शब्द बता दूं, गुण में 4 शब्द बता दूं, वृद्ध में 4 बता दूं, अयाद में 4 बता दूं, टोटल मान के चलिए आपको 15 से 20 शब्द मैं बताऊंगा। आप वही चीज रट लीजिएगा, वही समझ लीजिएगा, परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। गारंटी यही है बेटा कि मैं हिंदी में जितना आपको पढ़ा दूंगा एकदम 100% में 100% सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम से वही मिलेंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, ये गारंटी रहेगी हमारी। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए।
अगले दिन हम सबसे पहले यही संधि प्रकरण शुरू करेंगे। उसके बाद अगर समय बचा तो आगे हम उसमें अंतर भी पढ़ लेंगे। केवल हिंदी की क्लास आपकी 10 से 12 दिन के अंदर पूरी समाप्त हो जाएगी ग्रामर। उसके बाद अगर आप लोग कहोगे सर जी साहित्य पढ़ा दीजिए, तो साहित्य भी आपको पढ़ा दिया जाएगा आपके सिलेबस के हिसाब से। जो भी 30% कट गया है उसके अलावा जो बच रहा है वो व्याख्या सहित आपको कैसे सूक्तियों की, कैसे गद्य की व्याख्या करना है, पद्य की व्याख्या करना है, उससे संबंधित प्रश्न जो भी हैं आपको सब इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे विधिवत सही ढंग से सुनियोजित तरीके से आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।